नमस्कार देवियों और सज्जनों, एक बार फिर से आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। और हम लोग आज साउंड चैप्टर का 5th लेक्चर डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर की डिस्कशन को ही हमें यहाँ पर कंटिन्यू करना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इको पढ़ी थी। इको हमने क्या पढ़ा था कि जब साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है तो हम कहते हैं कि इको प्रोड्यूस हुई। हमने ये कहा था कि हमारी कुछ परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होती है, मींस जो आवाज़ हमारे कान तक पहुंचती है वो 0.1 सेकंड के लिए हमारे कान के अंदर रहती है। अगर उससे पहले ही कोई दूसरी साउंड आ जाए तो हमें दोनों साउंड्स ओवरलैप करती हुई महसूस होंगी, दोनों साउंड्स अलग अलग महसूस नहीं होंगी। बट अगर ये टाइम 0.1 सेकंड या उससे ज़्यादा हो तो हमें दो आवाज़ें अलग अलग सुनाई देती हैं, राइट। अब हमने तब ये भी डिस्कस किया था कि मान लीजिए इसकी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैं जस्ट लिख कुछ नहीं रहा, पुराने डाटा आपको याद करवा रहा हूँ। 340 मीटर पर सेकेंड, तो हमने कहा था अप्रॉक्सीमेटली 17 मीटर शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ से साउंड अगर रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो हमें उसकी इको सुनाई देगी। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हमें आवाज़ एक ही बार सुनाई दे, हो सकता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही हों। आवाज़ पहले एक दीवार से टकरा के गई, फिर दूसरी से, फिर कभी वापस ऐसे रैंडमली कहीं से भी टकरा के वापस आ सकती है। आवाज़ लगाई फिजिक्स 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 फिजिक्स, ऐसे लगातार आपको कई कई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और ऐसा अक्सर मैरिज हॉल में होता है जब आप डीजे चल रहा हो और आप स्टार्टिंग वाले ऑडियंस हों, मीन्स आप शादी में जल्दी पहुंच गए हो और सिर्फ 2-4 लोग हैं और बड़ी हाई वॉल्यूम पे डीजे या म्यूज़िक चल रहा है, तब आपको आम जिंदगी में वहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन सुनाई देंगी। यहाँ हिल स्टेशंस पे भी पहाड़ के एक पीक पे खड़े होकर, जीनत पे खड़े होकर आप क्लाउड्स की तरफ आवाज़ लगाते हो, देन यू मे लिसन टू मल्टीपल साउंड्स, ठीक है। तो बार बार जो साउंड सुनाई देना है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हैं, ठीक है। आज हम थोड़ी सी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का मीनिंग समझ रहे हो भाई। अब यही कंसेप्ट जो है थंडरिंग, जब थंडरिंग होती है, रोलिंग साउंड सुनाई देती है, गड़गड़ाहट सुनाई देती है बादलों की, तो क्या होता है, साउंड कहाँ से टकराती है, बादलों में साउंड पैदा हुई, बादलों के आपस में टकराने से वो साउंड आई ग्राउंड तक, ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होकर वापस बादलों तक, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो आपके कानों में लगातार वो कई बार आवाज़ आपको सुनाई देती है, जिसको कई बार डर लगता है, थंडरिंग स्टॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस की वजह से ऐसा होता है। इज इट फाइन विद यू? ये जो सेकंड पॉइंट बच्चों मैंने लिखा हुआ है, दिस इज वन ऑफ द कॉमन कंसेप्चुअल क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स, कि आपको रोलिंग ऑफ थंडर, ठीक है, क्यों सुनाई देती है। आंसर इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ। नेक्स्ट वी हैव रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या है बेटा? देखो बेटा, आपने कुछ आवाज़ पैदा की, यहाँ पे इस एनिमेशन में भी आप देख रहे हो, आपने आवाज़ पैदा की, आवाज़ टकरा के वापस आपके कान तक आई, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके आपके कान तक आवाज़ वापस आ रही है। यानी कि आवाज़ ख़त्म होने से पहले, यहाँ पे जो लैंग्वेज है मेरी सुनो, ख़त्म होने, डाई आउट होने से पहले आपको हो सकता है एक से ज़्यादा बार भी सुनाई दे, ठीक है। वो गैप कम हो सकता है, आपको ऐसा ना लगे कि दो आवाज़ें आई हैं, बट कुछ देर के लिए आवाज़ आपको लगातार सुनाई दे, ठीक। ख़त्म होने का क्या मीनिंग है, डाई आउट होने का क्या मीनिंग है? जब भी आवाज़ साउंड किसी सरफेस से टकराएगी, कुछ एनर्जी उसकी एब्जॉर्ब हो जाएगी। आपके कान में भी आवाज़ जाती है तो भी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, आपके कान एनर्जी को या साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब हर रिफ्लेक्शन के बाद जो इंटेंसिटी है, जो एनर्जी है साउंड की, वो कम होती चली जाती है। फिर अल्टीमेटली उसकी एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाएगी कि आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। हमने कहा था ना, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी होती है। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी थी? 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब एनर्जी जब उससे कम हो जाएगी तो बेटा आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अब नॉर्मल रूम्स में इन चीज़ों का कंसर्न नहीं होता कि आवाज़ हमने पैदा की, आवाज़ कमरे में ही बार बार आ रही है, ठीक है, ये लंबे समय तक सस्टेन कर रही है, टिकी हुई है, हमें नॉर्मल रूम्स में इशू नहीं आता।
बट इशू तब आता है जब हम किसी सिनेमा हॉल में हो, जब किसी ऑडिटोरियम में हो, तब आवाज़ की जो फिज़िक्स है, साउंड की फिज़िक्स है, बहुत क्रिटिकल हो जाती है। दुनिया के जो बेस्ट ऑडिटोरियम्स हैं, जो कंसर्ट हॉल्स हैं, वहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस चीज़ के लिए खर्च किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आपको कोई स्पीच सुननी है, किसी का भाषण सुनना है, तो उस केस में ये कहा जाता है कि रिवर्बरेशन टाइम कम होना चाहिए। रिवर्बरेशन टाइम कम होने का मतलब है कि साउंड को ज़्यादा देर तक कमरे में नहीं रहना चाहिए। आप ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाते भाषण को। और जब म्यूज़िक चलता है तो उसमें कहते हैं कि कंपैरिजन में रिवर्बरेशन टाइम ज़्यादा चाहिए, साउंड ज़्यादा देर के लिए रूम में परसिस्ट करनी चाहिए, टिकनी चाहिए। उसमें जो ऑडियंस है दे फील मोर प्लीजेंट। ठीक है, अब दुनिया के सबसे बढ़िया कंसर्ट हॉल्स में से शायद ऑस्ट्रेलिया का कौन सा हाउस है? ओपेरा हाउस है ना? तो मेरे ख्याल सबने ऑस्ट्रेलिया की पहचान ही वही है ना? वो ऐसे जिगजैग से जो क्या बना होता है, कुछ ऐसा ही होता है भाई। इसको देखते ही पता लग जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, राइट। अब इसकी मैं एक दिन वीडियो देख रहा था डिस्कवरी चैनल पे, तो वहाँ पे ये बताते थे कि फॉर एवरी शो दे फर्स्ट काउंट हाउ मैनी ऑडियंस विल बी देयर। मतलब कि लोगों की गिनती के हिसाब से हॉल को एडजस्ट करते हैं, उसमें कितने कारपेट्स लगे होंगे। उनके दिखाया उन्होंने कि कुछ सीलिंग के साथ अरेंजमेंट लगा हुआ है, उसको नीचे कर लेते हैं तो उससे जो एब्जॉर्प्शन मटेरियल है वो बढ़ जाता है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। एक्चुअली जो साउंड है ना, वो परफोरेटेड मटेरियल्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जैसे कुशन्स, जैसे कारपेट्स, जैसे कर्टन्स, ठीक है, जैसे स्पॉन्ज, जैसे रबड़, ऐसे मटेरियल्स जो है ना वो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आपको रिवर्बरेशन टाइम क्या करना है? कम करना है, आप चाहते हो कि साउंड फटाफट से ख़त्म हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, तो आप इस तरह की चीज़ों को बढ़ा दोगे, आप कर्टन्स को बढ़ा दोगे, आप कारपेट्स को बढ़ा दोगे। अगर आप में से किसी ने नया घर बनाया है, रिसेंटली आपका घर बनाया है, और आप घर में जाने से पहले जब उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो जाते थे तो खाली कमरे में बोलते थे, तो कई बार आपको वहाँ पर भी इको सुनाई देती थी। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ? अभी रिसेंटली घर बने हैं आपके, हैं रूम बना था कोई नया है? हाँ, घर बना था। तो अब गुड गुड बेटा, बट अब ऐसा नहीं होता। जब आप घर में रहना शुरू करते हो तब ऐसा कोई इको आपको सुनाई नहीं देती, कंफर्म है। इसका कारण क्या है? जैसे घर में आप अपना कमरे सेटल करते हो, उसमें आप बेड बिछा देते हो, बेड लगा दिया, कर्टन्स लगा दिए, है ना, तो वुड वर्क हो गया, तो वो सब क्या करते हैं, जो अब साउंड है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इको वापस सुनाई नहीं देती, एनर्जी साउंड की पहले ही खत्म हो जाती है। मोर ओवर, जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, दैट आल्सो एक्ट एज ओपन विंडो ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। ये अजीब सी बात बोल रहा हूँ कि जो हमारे कान हैं वो इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे 1 मीटर बाय 1 मीटर की एक विंडो हो, उसमें से साउंड बाहर जा रही है, तो उस हिसाब से बिहेव करते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल आगे भी दी थी कि मान लीजिए कि आप अकेले टेलीविज़न देख रहे हो, ठीक है, और आपकी पूरी फैमिली आ जाती है, देन यू नीड टू लाउड यूर साउंड, है ना, आपको साउंड बढ़ानी पड़ती है। क्यों? एवरीवन इज एक्टिंग एज एनर्जी एब्जॉर्बर। ठीक है, अब जितने लोग बढ़ जाएंगे उतनी एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, तो हर हिस्से के कम, हर बंदे के, हर पर्सन के हिस्से कम एनर्जी आएगी। सो वी नीड टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ आवर डिवाइस, राइट बच्चों? ठीक है, तो रिवर्बरेशन क्या है? कहाँ पे लिखा हुआ है? ए साउंड क्रिएटेड इन ए बिग हॉल विल परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द वॉल्स until it is reduced to a value where it is no longer audible। मेरे ख्याल से मैंने हिंदी में ये सब कुछ समझा दिया है ना। और यहाँ पे मेरे पास ये कुछ वीडियोस नहीं, क्या है, पिक्स लगी हुई हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि अगर रिवर्बरेशन टाइम को कम करना है तो रूफ या वॉल्स ऑडिटोरियम की, उनको साउंड एब्जॉर्ब मटेरियल के थ्रू क्या किया जाता है, कारपेट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ली गई है कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप
अपनी एकेडमी के बेस में जाओगे, बेसमेंट में रूम नंबर 1 है, उनकी दीवारों के ऊपर भी देखना, वहाँ पर भी सेम मटेरियल कोट किया गया, इसी तरह से बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल सीलिंग्स देखते हैं, ठीक है, ये सीलिंग्स भी जो हैं, ठीक है, ये भी जो है साउंड को एब्जॉर्ब करने का थोड़ा सा काम करती हैं। ठीक है, अगर ये सीमेंटेड होती तो शायद साउंड को इतना अच्छा एब्जॉर्ब ना करती, बट अगर हम जब डाउन सीलिंग करवा लेते हैं, पीओपी की डाउन सीलिंग हो या ये जो कार्डबोर्ड की डाउन सीलिंग्स होती हैं, ये थोड़ी सी साउंड को एब्जॉर्ब करती हैं। क्लियर। एक और मेरे पास यहाँ पर पिक है जिसमें ये सारा अरेंजमेंट जो है वो इस तरीके से, ये देखो, ये साइड में आप देख रहे हो ना जो फिन्स से बने हुए हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं साउंड को अप्रोप्रिएट अमाउंट में एब्जॉर्ब करने का, और इस तरीके से रोल प्ले करते हैं कि साउंड हर ऑडियंस तक अप्रोप्रिएट अमाउंट में पहुंच सके। ऐसा ना हो आगे वालों को तो आवाज़ ज़्यादा ऊंची सुनाई दे रही है और पीछे वालों को आवाज़ कम सुनाई दे रही है। ऐसा हो ही सकता है कि आगे से साउंड चली, ठीक है, अब जो आगे वाले लोग हैं उसको एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, पीछे पहुंचते पहुंचते वो कम हो रही है। ऐसा तो गलत थोड़ी है, पेमेंट तो सब ने की है, और वैसे भी फिर वो ऑडिटोरियम ही क्या जिसमें ऐसा हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसके लिए इसकी जो सीलिंग है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सीलिंग से साउंड रिफ्लेक्ट होकर दूर तक पहुंचती है। ठीक है, छोटे रूम्स में नहीं, ठीक है, छोटे रूम्स में ऐसा इशू नहीं आता। ठीक है, ऑडिटोरियम्स में ही ऐसा कंसर्न आएगा। जनरली उनकी जो सीलिंग है वो कर्व शेप की रहती है। ठीक है, मुझे एक इंसिडेंस याद आ गया। मैं डीएमसी में विज़िट करता था, मेरी वाइफ थोड़ी तब उनको बैक की प्रॉब्लम थी, तो बट वहाँ पर उनके ओपीडी में ना एक लोकेशन ऐसी थी, यहाँ पर जब नर्स कॉल करती थी या रिसेप्शन वाले कॉल करते थे तो साउंड पहुँचती ही नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने ये बात मुझे बताई, मतलब वन डे वी वर सिटिंग ऑन दैट एरिया, यहाँ पर वो आवाज़ ना के बराबर पहुँचती है, पता नहीं वो कैसे कैंसिल आउट होती थी, बट उस जगह पे वो कहते थे कोई भी बैठा होता है उसको वहाँ पे आवाज़ सुनाई नहीं देती। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को इंश्योर किया जाता है कि सब लोगों को, सभी ऑडियंस को सही अमाउंट में गुड क्वालिटी की साउंड ऑडिबल रहे। ठीक है, तो क्या ये क्लियर है? नाउ वी हैव फ्यू न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन इको। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ पर्सन clapped his hands near a cliff and heard the echo after 2 seconds. तो यहाँ पे उसने क्लैप किया, क्लैप क्लैप क्लैप, ठीक है, ये क्लैप किया, तो यहाँ पे सामने अपने पास क्या है, क्या है भाई, क्लिफ है, क्लिफ से साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, ऐसा मान लें। What is the distance of the cliff from the person if the speed of sound is 346 मीटर पर सेकेंड। साउंड x डिस्टेंस आगे गई है, साउंड x डिस्टेंस पीछे आई है, और साउंड ने आने और जाने में टोटल टाइम कितना लिया है, 2 सेकेंड। और स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। स्पीड हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 346। डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों, साउंड गई, साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आई, डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 2x, तो डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड हो गया। ये 2 से 2 बच्चों भगवान को प्यारा हो गया, और आपके पास x की वैल्यू आ गई। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड क्लिफ, दिस कम्स आउट 346 मीटर, राइट। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ रहा होगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नॉट एट ऑल। चलें आगे। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर। एन इको इज हर्ड इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड बाद आपको आवाज़ दोबारा से सुनाई देती है। आपको बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स। दिस इज सोर्स, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही, यूं गई और यूं वापस आई। आने और जाने का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x। स्पीड ऑफ साउंड आपको दे रखी है, स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे ख्याल से आप लोग मज़े से ये कैलकुलेशन करके आंसर तक पहुंच सकते हो। स्पीड हमें क्वेश्चन में दे रखी है 342, डिस्टेंस आपको 2x लेना है, टाइम आपको 3 सेकंड दे रखा है। तो मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर x की वैल्यू बड़ी खुशी खुशी कैलकुलेट कर लोगे। ये 171 हो गया, ये 513 मीटर। देखो बच्चों, किन लोगों का आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा है? हाँ जी, पूछिए। नहीं बेटा, उसने क्या लिखा है? आंसर तो x में ही आया ना, आंसर तो x ही निकाला है। ठीक है, उसने ये कहा इको इज हर्ड इन 3 सेकेंड। तो बेसिकली आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो आपने यहीं से साउंड पैदा की है और यहीं पे आपके कान है, तो आपने यहीं पे साउंड को सुना है। तो आपने ही साउंड पैदा की है और आपने ही साउंड को सुना है। ठीक है, चलें आगे बच्चों। ऑल डन? लीजिए, नेक्स्ट एक छोटी सी एग्जाम्पल ही है। मेगाफोन्स या हॉर्न्स या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जैसे कि शहनाइज़, इन सब को यूज़ किया जाता है। इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि हम साउंड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज सकें। जनरली इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, एक पाइप के आगे एक थोड़ा सा ओपनिंग बनी होती है ना। तो ओपनिंग का कुछ पर्टिकुलर नाम तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा होता है, आप कोन शेप ओपनिंग कह सकते हो। कोन शेप ओपनिंग होती है ताकि साउंड हर जगह, हर डायरेक्शन में स्प्रेड करने की जगह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सके। किस तरफ? जिस तरफ ऑडियंस है। ठीक है, तो साउंड को एक तरीके से गाइड कर दिया जाता है, भैया साउंड तूने इस तरफ जाना है, इधर उधर नहीं घूमना। ठीक है, जैसे आपके स्कूल के टीचर कहते हैं जो आप सुनते नहीं हो, वो कहते हैं कि भैया एक क्लास से दूसरी क्लास में सीधा जाना है, आप रास्ते में 3-4 दोस्तों से मिलते हुए पहुंचते हो उस क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास एग्जाम्पल है मेगाफोन, हॉर्न, शहनाई वगैरह में। इन सब में एक कोन शेप ओपनिंग रहती है ताकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में साउंड को सेंड किया जा सके। ठीक है, जो ओपनिंग है इट रिफ्लेक्ट्स साउंड सक्सेसफुली टू गाइड मोस्ट ऑफ द साउंड वेव्स फ्रॉम द सोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, साउंड रिफ्लेक्ट कैसे करती है? देखो बेटा, जब आपने साउंड पैदा की वो इधर उधर जाने की कोशिश करेगी, बट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर अल्टीमेटली ये लगभग सारी की सारी साउंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाती है स्प्रेड आउट करने की जगह, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन रोल प्ले करती है। हॉर्न, शहनाई, मेगाफोन्स या लाउड स्पीकर्स जिनको हम कहते हैं। ऑल डन? लीजिए, सिमिलरली हमारे पास रिफ्लेक्शन की अगली एग्जांपल है स्टेथोस्कोप। डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, वो आपके लंग्स में क्या हो रहा है उसको समझने के लिए, आपके हार्ट को समझने के लिए। जनरली आप लोगों को कभी चेस्ट इन्फेक्शन हुई है, कभी आपको कोल्ड हुआ है, तो डॉक्टर ने आपका एग्जामिन किया होगा यूजिंग स्टेथोस्कोप, है ना। तो वहाँ से वो इससे क्या करते हैं, वो आप की चेस्ट से आने वाली साउंड को सुनते हैं। ठीक है, उस साउंड, वहाँ से चलने वाली साउंड डॉक्टर के कान तक मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के थ्रू पहुँचती है। किसके थ्रू? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के थ्रू। मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है, ये जो ब्लैक वाली पाइप मैं आपको शो कर रहा हूँ, तो इस पाइप से इस तरह से साउंड मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के होते हुए डॉक्टर के कान तक पहुँचती है। तो यानी कि इस केस में भी, स्टेथोस्कोप में भी जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से ये तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी कई बार पढ़ा होगा। एम आई राइट? अगर आ गया हो तो आगे चलें। लीजिए, अभी ये बात मैं थोड़ी देर पहले भी कर रहा था कि जो कंसर्ट हॉल्स हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, इनकी जो सीलिंग्स बनाई जाती हैं वो कर्व्ड शेप की बनाई जाती हैं। और ऐसा बनाने का पर्पस होता है कि साउंड सारी ऑडियंस तक यूनिफॉर्मली पहुंच सके, पूरे हॉल के हर कॉर्नर तक साउंड पहुंच सके।
तो ये मेरे पास एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये सोर्स ऑफ साउंड दिखाया गया है, सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है। इनफैक्ट बच्चों कई बार क्या होता है, जो स्टेज है ना जिस पे किसी स्पीकर ने बोलना है या किसी म्यूजिशियन ने अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करने हैं, गाना है, सिंगिंग करनी है, तो ये पीछे की दीवार है ना वो कुछ इस तरह की कर्व रहती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर जो साउंड पीछे जा रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ साउंड पीछे भी जाएगी, वो साउंड भी रिफ्लेक्ट होके सीधी हो जाती है और ऑडियंस तक पहुंच पाती है। तो यानी कि पूरे कंसर्ट हॉल में, पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में, पूरे सिनेमा हॉल में, हर जगह, चाहे वो सीलिंग है, चाहे वो स्टेज की बैक साइड है, चाहे कारपेट्स बिछे हुए हैं, चाहे दीवारों के ऊपर कोई परफोरेटेड मटेरियल लगा हुआ है, ठीक है, कंप्रेस्ड कार्डबोर्ड लगा हुआ है, उन सब का पर्पज़ है बढ़िया तरीके से साउंड को ऑडियंस तक पहुंचाना। यहाँ पर हर डायरेक्शन में साउंड को पहुंचाने के लिए जो सीलिंग्स है उनको कर्व किया जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वी हैव रेंज ऑफ हियरिंग। हमें आवाज़ किस रेंज में सुनाई देती है, ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारी जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेके कितनी है, 20,000 हर्ट्ज तक है, ठीक है। दिस इज नोन एज ऑडिबल रेंज। ह्यूमंस इससे कम, 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को सुन नहीं सकते। हमारे कान उसके लिए उसको सेंस नहीं करते, हमारा ब्रेन उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। जबकि कुछ एनिमल्स हैं वो इससे कम या इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी सुन सकते हैं, राइट बच्चों। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा छोटी उम्र का है, 5 साल से कम है, तो वो 25 किलोहर्ट्ज तक की आवाज़ भी सुन लेता है। डॉग्स या कुछ और एनिमल्स हैं जो 25 किलोहर्ट्ज तक भी सुन सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो आप इसको इंफ्रासोनिक कहते हो। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो आप इसको क्या कहते हो, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक कहते हो, ठीक है। बात क्लियर है। लेस देन 20,000, अगर 20,000 क्या यार 20 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज it is infrasonic and greater than 20,000 it is ultrasonic। अल्ट्रा का मतलब ही ज़्यादा होता है, इंफ्रा का मतलब ही कम होता है। तो 20 से कम है तो इंफ्रा है, 20,000 से ज़्यादा है तो अल्ट्रा है। कई एनिमल्स जैसे एलिफेंट्स, ठीक है, जो हैं वो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी भी सुन पाते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास आगे पिक्स आएंगी, बट मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें क्या दिखाया गया कि एक एलिफेंट का बच्चा समहाउ किसी ट्रबल में फंस गया, किसी खड्डे में गिर गया, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उसके पास एक रेडियो लगा दिया जो रिकॉर्डिंग करता था, रिकॉर्डर लगा दिया, ठीक है। उनको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, बट दे नो दैट कि दिस इज एलिफेंट इज प्रोड्यूसिंग साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज। तो उस बेचारा जो रेडियो है वो तो मासूम है, वो ह्यूमन थोड़ी है कि कौन सी सुननी है कौन नहीं। उसने 5 हर्ट्ज या उस मतलब 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी भी रिकॉर्ड की। फिर उन्होंने क्या किया, अब सुनाई नहीं दे रही, अब हमें क्या पता क्या रिकॉर्ड हुआ है। उन्होंने फिर उस डिवाइस को ले जाके दूसरे ग्रुप के पास, एलिफेंट्स के ग्रुप के पास जाके प्ले कर दिया, ठीक है। तब उन्होंने जो सिचुएशन देखी उससे उनको साफ समझ में आ रहा था कि जैसे ही वो प्ले किया एलिफेंट्स के उस ग्रुप में हफड़ा तफड़ी मच गई, ठीक है। मतलब वो ढूंढ रहे थे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और ये बच्चा कहाँ फंसा हुआ है, ये साफ पता चल रहा था। तो विच कन्फर्म्स कि इस तरीके से वो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो ऐसे ही बच्चों हमारे पास ये कुछ और एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। राइनोसेरोसिस कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज। इसके अलावा वेल्स, एलिफेंट्स ये भी यूज़ करते हैं इंफ्रासोनिक रेंज को, ठीक है। तो ये नाम आपको याद करने हैं बच्चों, ये सारे जो हैं एनिमल्स के नाम हमारी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। तो मे बी आस्क्ड डायरेक्टली, ठीक है, कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कम फ्रीक्वेंसी पे इंफ्रासोनिक
रेंज में काम करते हैं, सुन सकते हैं, कौन से अल्ट्रासोनिक पे काम करते हैं, जैसे बैट है, ठीक है, वो अल्ट्रासोनिक पे काम करता है, ठीक है, वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को प्रोड्यूस करता है और उन्हीं को रिफ्लेक्ट बैक करता है। वेव्स, ये क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, ये वेल्स, ठीक है। और कौन सी होती हैं वो जिनकी नाक वो बड़ी, डॉल्फिन्स है ना, तो डॉल्फिन्स शायद ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं डॉल्फिन्स, ठीक है। क्या मैं स्लाइड चेंज कर दूं बच्चों? चलें आगे, लीजिए। अब क्या है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स गेट डिस्टर्ब बिफोर एक्चुअल अर्थक्वेक। एक्चुअली क्या होता है कि अर्थक्वेक आने से पहले कुछ कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स पैदा होती हैं, लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड्स पैदा होती हैं। हम लोग